नमस्कार प्यारे साथियों। दिग्गज एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और इतिहास के प्राचीन भारत के इतिहास के जो क्रम में हमारी जो सीरीज चल रही थी, जिसमें हम मौर्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा की, मेगस्थनीज के इंडिका को देखा। साथ ही साथ हमने अर्थशास्त्र के ऊपर जो चाणक्य के कथन थे उनको देखा। कई प्रकार के जो इतिहासकारों के जो ज्ञात स्रोत हैं या उनके अनुभव हैं उनको हमने आपके समक्ष साझा प्रस्तुत किया। साथ ही साथ इसी क्रम में हम पिछली क्लास तक जो अशोक के जो शिलालेख हैं, शिलालेखों को हम या अभिलेख में जो पहला व्रत शिलालेख खंड है उनको हमने चर्चा कर ली थी। 8 क्लास में भी हम थोड़ा सा रिपीट देखेंगे उसके अंदर करके। और आज जो हम जो कक्षा लेना जा रहे हैं उस कक्षा में हम सब सर्वप्रथम जो लघु शिलालेख अशोक के द्वारा लिखवाए गए थे उनके ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मौर्यकालीन प्राचीन पूर्व की क्लासेस यूट्यूब पे है और क्लासेस ऐप पे भी आ चुकी हैं, तो आप भी देखना चाहें तो वो ऐप पे अवेलेबल है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमने मौर्यकालीन जो रिसोर्सेज हैं 323 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक, जिसको हम बिंदुसार से लेके चंद्रगुप्त मौर्य से लेके हम ब्रजरथ तक देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग की कहानी तक देखते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हमने सबसे पहले स्रोत को जाना, सारे स्रोत जान लिए। उसके बाद राजनीतिक दशाएं वो अब 2 क्लासेस के बाद में बहुत रोचक तथ्यों को लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे, कहानियों को कह के आपको समझाएंगे, याद कराने करने का प्रयास करेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। प्रशासन भी देखेंगे, ये ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से ये एक पीडीएफ में आ जाएगा सारा, जितने भी प्रशासन के काम है, प्रांतीय सांस्कृतिक, ये तो 7-8 पेज में या 2 क्लासेस या 1 क्लासेस में हम निपटा देंगे। लेकिन चूंकि अभिलेख से स्रोत से बहुत सवाल बनते हैं, उसके बाद सवाल बनते हैं राजनीतिक दशाएं या स्थिति से, और परवर्ती जो चीज़ें हैं सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जीवन और पतन के मुख्यतः आधे पेज में पढ़ना होता है। और हम ये हमने पिछली क्लासेस में देख ही लिए थे। मौर्यकालीन जो साहित्य जानकारी है वो हमने देख ली थी, सारी चीज़ें विदेशी विवरण को बता दिया था। शिलालेख जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जो सहोगरा महास्थान अभिलेख पढ़ चुका, अशोक के जो अभिलेख है शिलालेख वाला पार्ट पढ़ दिया था। शिलालेख के अंदर हमने व्रत शिलालेख जो 8 जगहों पर पाए गए हैं उनको भी देख लिया था। उसके बाद में हम जो शिलालेख में जो लघु स्तंभ शिलालेख है उनके बारे में देखेंगे। आज ही हम स्तंभ लेख के बारे में देखेंगे और कोशिश संभव तो गुहा लेख को, आज ये शिलालेखों की कहानी हम निपटा देंगे यहाँ पर। उसके बाद आ जाइए आप, साहित्यिक स्रोत हमने ये देख चुके हैं हम पुरानी कक्षाओं में। अशोक के शिलालेख देखिए, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। अशोक के शिलालेख जो हैं, पिछली बार हमने देखा कि अशोक ने जो शिलालेख बनवाए हैं वो वहाँ पे बनवाए हैं जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। जिन जगहों पर पहाड़ थे उनकी साफ सफाई करवाई गई और साफ सफाई करवा के वहाँ पर बड़े बड़े शिलाखंडों को या पत्थरों को काट के उसको सपाट किया गया, और सपाट करने के बाद ही यहाँ पर बनाया गया। जहाँ पर शिलालेख नहीं लिखा गए वहाँ पर स्तंभ लेख बनाए गए। प्रचार प्रसार का जो माध्यम है अशोक के द्वारा स्तंभ लेख के माध्यम से उन प्रचार प्रसार को किया गया, ये भी हम देखेंगे। और जो पहाड़ी में, विहार में, चैत्य जहाँ चौमासे वगैरह में जहाँ बरसातें हुआ करती थी, तो जहाँ पर ऋषि मुनि वगैरह रहा करते थे या उपासक रहा करते थे, साधक रहा करते थे, उनके लिए है जो बीजक संप्रदाय के लोग हैं उनके लिए उन्होंने वहाँ पर जो गुहा लेख है उनका निर्माण किया करवाया। तो देखते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया था वृक्षशिला लेख, ये 8 स्थानों पर 14 संदेश और राजा की आज्ञाएं हैं। 14 लेख लिखे हुए हैं, इसलिए इन्हें चतुर्दश शिलालेख की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद लघु शिलालेख जिन्हें हम आज पढ़ेंगे। पिछली बार मैंने अच्छी तरीके से 4 या 5 बार बोल के पुराना जो वीडियो लेक्चर डाला हुआ है उसमें 4-5 बार बोल के देखिए। इनको या तो आप मैप में पढ़ सकते हैं, जैसे मैप लीजिए, पॉलिटिकल मैप आता है बाजार में, किसी भी बुक स्टोर पे आप जाएंगे वो निकला लीजिए, 1 या 2 ले लीजिए, उसकी जेरोक्स करा लीजिए, उसी को ले लीजिए, उसमें बैठ के भरने का प्रयास कीजिए, देखिए स्थान कहाँ पर मिलते हैं। इधर आप ज्योग्राफी की जो एटलस आती है उसको रखिए, उसमें थोड़ा खोजिए, समझिए, और इस तरह से काम करेंगे तो अपने दिमाग में एक माइंड मैप बनेगा। और माइंड मैप बनता है तो एग्ज़ाम में जैसे ही हमारे सामने प्रश्न आता है हमारी आंखें बंद होती है, बंद होते ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इस तरह का आप प्रयास कीजिए। बोल बोल के हम बता सकते हैं, दिखा के आपको बता सकते हैं, और इनको सुनिएगा ज़रूर, आपके दिमाग में ये बैठने का प्रयास अच्छी तरह से करेंगे। उसके बाद हमने धोली और जोगड़ की पूरी चर्चा कर ली थी। उसके बाद जो आज बात कर रहे हैं वो है लघु शिलालेख की। अब लघु शिलालेख जो है
उसके बारे में बात करें। एक शब्द जो है वो बार बार दिमाग में आता है, धम्म 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 क्या है? तो जो धर्म हिंदी भाषा में हम जिसे कहते हैं, उसे हम जो प्राकृत भाषा है उसमें धम्म कहते हैं। प्राकृत भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर अशोक का धम्म बार बार ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। आज हम चर्चा करेंगे कि कई इतिहासकारों ने अशोक की धम्म की किस प्रकार से व्याख्या की है। हम साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि इन जो अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख जो भी लेख हैं, इनके माध्यम से हम देखेंगे कि भारतवर्ष के ऊपर या जम्मू द्वीप के ऊपर अशोक का शासन कहाँ कहाँ पर था, कहाँ कहाँ पर नहीं था, ये देखने को भी मिलता है। और आज के वाले लेक्चर में लड़कों ने शायद मैप भी लगाया है इसके अंदर, तो मैप में भी देखने और समझने का प्रयास करेंगे। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मैं इनको आपके समक्ष 2 या 3 बार प्रत्येक चीज़ को बोलूँगा, और बोलने के बाद में जगह का नाम बोलूँगा और भाषा का नाम बोलूँगा। ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, 2-4 बार आप इसको देखेंगे, समझेंगे, याद करने का अगर प्रयास करेंगे तो ये आपको ईज़िली अच्छे से याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। लघु शिलालेख। अब वृहत शिलालेख और लघु शिलालेख में जो मुख्य अंतर देखने को मिलता है, तो इसके अंदर भी सिंपल सी बात है, वृहत में 14 बातें लिखी होंगी, ठीक है? इसके अंदर कहीं 2 या 4 या 5 बातें लिखी होंगी, लेकिन वृहत शिलालेख की जो 14 बातें हैं, उसको हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ता है। तो ये वाली बातें भी सारी हमने इसके अंदर ले ली है। ये इस प्रकार से हैं, केवल हमें जो वृहत शिलालेख में जो 14 बातें लिखी हुई है, ये वाली अशोक के शिलालेख में उल्लेखित विषय, ये जो 14 बातें हैं लिखी हुई है, हमें केवल इसे पढ़ना होता है। हम ये नहीं है कि लघु स्तंभ शिलालेख में क्या लिखा हुआ है उसको भी पढ़ने लग जाए, ये तो इतिहासकार भी नहीं पढ़ते हैं जाके, या इतिहास में जो नेट वगैरह फाइट करते हैं वहाँ भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो मैं आपसे इतना सा कहना चाहता हूँ, केवल हमें लघु शिलालेख के मामले में हमें कहाँ पे है, किस जगह पे है, और यहाँ पर इसकी भाषा कौन-सी है और कौन से राज्य में ये स्थापित है, इसके बारे में जानने का ही प्रयास करना है, क्योंकि मिलान करने वाला सवाल बन सकता है, इससे ज़्यादा कोई विषय नहीं है। तो आइए 1 मिनट माफ़ कीजिएगा दोस्तों। नोट चला लेते हैं, नोट चलाने के बाद में चर्चा करेंगे अच्छे तरीके से। तो जो पहला शिलालेख है, मतलब पहला जो लघु शिलालेख है, इसे पहला दूसरा क्रम का तो अपन से पूछने वाला है नहीं, मैंने ये क्रम डाले हुए हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, भारतवर्ष के घटते हुए जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक का। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो पहला है कि भाई शर ए कुना या कंधार शिलालेख, ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में देखा गया है, या अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में है, कंधार में है। इसकी भाषा अरेमाइक और ग्रीक है, अरेमाइक और ग्रीक है। यानी कि हम देखेंगे कि शर ए कुना अभिलेख या लघु अभिलेख, लघु शिलालेख सॉरी, शर ए कुना लघु शिलालेख जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में कहाँ पर स्थित है? कि कांधार में स्थित है। कि आप पूछे कि भाषा कौन सी है, तो अरेमाइक और ग्रीक है। भाषा जो है अरेमाइक और ग्रीक है। यानी शर ए कुना अभिलेख, या इसे हम सामान्य भाषा में कंधार में स्थान होने की वजह से ये कंधार लघु शिलालेख भी कहते हैं। तो इसे कंधार में पाया गया है, और इसकी भाषा जो है वो अरेमाइक और ग्रीक है। यहाँ तक की बात आप समझ गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे लंपक या लघुमान लघु शिलालेख। लंपक या लघुमान लघु शिलालेख। लंपक या लघुमान लघु शिलालेख अफगानिस्तान में स्थित है, अरेमाइक और सीरिया है। इनका ध्यान रखें, बाकी तो सब में ब्राह्मी आनी है। भारतवर्ष के अंदर जो भी लिखा गया है उनकी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। केवल अफगानिस्तान में हमें 2 जगह का ध्यान रखना है कि दोनों जगहों पे भाषाएं हैं वो अरेमाइक पाई गई है, अरेमाइक पाई गई है। चाहे वो शर ए कुना अभिलेख की बात हो, या लंपक या लघु शिलालेख की बात हो, लंपक या लघु शिलालेख की बात हो, तो लंपक और लघु शिलालेख जो है वो सीरियाई लिपि पाई गई है। लंपक में सीरियाई है, लंपक में सीरियाई है, लंपक में सीरियाई है। और जो कंधार और शर ए कुना है उसमें ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा है। अब जो तीसरी पढ़ेंगे, अह रोरा शिलालेख। अह रोरा लघु शिलालेख। अह रोरा लघु शिलालेख। मैं पढ़ता हूँ कि जो है अह रोरा लघु शिलालेख जो है वो वर्तमान में यूपी में प्राप्त है, यूपी में मिलता है। यूपी में कहाँ मिलता है साहब? कोई पूछे कि भाई जो अह रोरा लघु शिलालेख है वो भारत में है, यूपी में है, यूपी के मिर्ज़ापुर में है। लिपियाँ सबकी ब्राह्मी हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं रखना है, केवल नाम ध्यान रखना है, जगह ध्यान रखनी है, और किस राज्य में ध्यान रखना है। तो राज्य का तो वो पूछेगा नहीं आपसे, वो तो सरल प्रकृति का है, लेकिन राज्य में किस जिले और स्थान में है इसी का मिलान कराएगा।
तो अहरोरा लघु शिलालेख भारत में है, यूपी में स्थित है, मिर्ज़ापुर में है, फ़िल्म देखी होगी आपने, तो अहरोरा लघु शिलालेख। उसके बाद है सहसाराम लघु शिलालेख, बिहार के शाहाबाद में है, सहसाराम लघु शिलालेख, सहसाराम नाम भी आप सुनते होंगे, पत्रिकाओं में देखते होंगे। तो सहसाराम लघु शिलालेख जो है, वो बिहार के शाहाबाद में है, शाहाबाद में है। हम बिहार के शाहाबाद की बात करेंगे, तो सहसाराम लघु शिलालेख जो है, वो बिहार के शाहाबाद में है, लिपि इसकी ब्राह्मी है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि सहसाराम लघु शिलालेख जो है, वो बिहार के जो है वो शाहाबाद जिले के अंदर है, लिपि है आपकी इसके अंदर ब्राह्मी। उसके बाद हम बात करेंगे तो भाबरू या बेराट शिलालेख, ये हमारे राजस्थान में है, राजस्थान के अंदर है। हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या कहा गया है, पिछली क्लास में भी हमने देखा है। हाँ, जो भाबरू और बेराट शिलालेख है, वो जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर में है बेराट और भाबरू शिलालेख। उसके बाद में हम अगली जो बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं कि पहले मैं एक साथ आपको देखूंगा कि ये जो एमपी है, एमपी में ये कहाँ कहाँ पे स्थित है। एमपी में जहाँ जहाँ स्थित है, वो है रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो और पनगुडरिया। रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो और पनगुडरिया। आइए फिर पीछे लघु शिलालेख लगे हुए हैं, तो आपको पहले तो याद करना कैसे है कि एमपी में कौन कौन से हैं, कि एमपी में रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो पनगुडरिया, रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो पनगुडरिया। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, देख देख के आप करिए याद, लेकिन याद करने का प्रयास कीजिए। हम जो बोल रहे हैं उसको सुनने के तो भी ब्रेन में जाके बैठेगा। तो रूपनाथ लघु शिलालेख जो है वो जबलपुर में है, जबलपुर में जबलपुर में है। गुर्जरा लघु शिलालेख दतिया में है, गुर्जरा लघु शिलालेख एमपी के दतिया में है, गुर्जरा लघु शिलालेख एमपी के दतिया में है, गुर्जरा लघु शिलालेख एमपी के दतिया में है। उसके बाद सारो मारो लघु शिलालेख शहडोल में है, सारो मारो लघु शिलालेख शहडोल एमपी में है। सारो मारो लघु शिलालेख एमपी के शहडोल में है, सारो मारो लघु शिलालेख एमपी के शहडोल में है। इस प्रकार से देखिए। उसके बाद पनगुडरिया लघु शिलालेख सीहोर एमपी में है, पनगुडरिया लघु शिलालेख एमपी के सीहोर में है। देखिए हम ओल्ड स्कूल के लोग हैं, मेरा क्या हमारी हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ओल्ड स्कूल का मतलब ये होता है कि चीज़ें आपकी देखी जाए सामने, देखो और शूट एंड साइट, यानी कि देखो, पढ़ो, समझो, याद करो, रटो और बात खत्म। इस प्रकार की इतिहास में चलना पड़ेगा आपको। कोई ये कह दे किसी कहानी से आपको चीज़ें याद होंगी, हाँ होंगी, लेकिन पूरी नहीं होगी। किसी तर्कों से आपको चीज़ें याद होंगी, हाँ होंगी, लेकिन पूरी नहीं होंगी। रटने से चीज़ें याद होगी या याद करने से याद होंगी तो होंगी, लेकिन पूरी नहीं होगी। ये कॉम्बिनेशन है, कहानी भी आपको पता होनी चाहिए, तथ्य आपको पता होने चाहिए, और थोड़ा-सा याद करने के लिए दोहराव की बहुत आवश्यकता है। तो दोहराव करने की भी आवश्यकता है, ऐसे बोल-बोल के आप दोहराव करेंगे तो मैं समझता हूँ आप अच्छे से इन चीज़ों को याद कर लेंगे। और कर भी क्या सकते हैं इनको, हम अभी थोड़ी देर बाद मैप आएगा, उस मैप में दोबारा रिपीट करके बता देंगे आपको। इससे ज़्यादा एक शिक्षक की भूमिका बनती नहीं है, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो आपके काम की नहीं है। पिछली बार जो बातें लिखी हुई थी आपको जो 8 जो शिलालेख हैं, जो व्रत शिलालेख हैं, उनकी बातों को आज हम जोड़ेंगे, उनको समझेंगे, वो समझने का काम है कि वह पहले शिलालेख में क्या है, दूसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 8वें में क्या है, ऐसा क्यों कहा अशोक ने, किस कारण था, क्या परिप्रेक्ष्य, राजयोगों की नियुक्ति क्यों की गई, धम्म महामात्रों की नियुक्ति क्यों की गई, जो भी उत्सव होते थे उनके ऊपर निषेध क्यों किया गया, पशु बलि को क्यों रोका गया, उनके क्यों के कारणों को हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब लेकिन चूंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो केवल याद करने के बल देती है, तो आप उसको याद करने का प्रयास कीजिए। आपको तरीका बता दिया। तो हम देखेंगे कि रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो पनगुडरिया एमपी में है, रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो पनगुडरिया एमपी में है, रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो पनगुडरिया एमपी में है। लघु शिलालेख है, जो रूपनाथ है वो आपके जबलपुर में है, गुर्जरा एमपी के दतिया में है, सारो मारो लघु शिलालेख जो है शहडोल एमपी में है, पनगुडरिया लघु शिलालेख जो है वो आपके एमपी के सीहोर में है, ऐसे ही हम बात करेंगे आगे कि साहब एरागुड्डी लघु शिलालेख नाम से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो है वो आंध्र प्रदेश के हैं, एपी मतलब आंध्र प्रदेश। तो एरागुड्डी लघु शिलालेख आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है, लिपि ब्राह्मी है। एरागुड्डी लघु शिलालेख एमपी में है, एमपी के कुर्नूल में है। तो एरागुड्डी लघु शिलालेख जो है वो आपके एमपी के कुर्नूल में है, उसके बाद जो है आपके राजुल मंडगिरी जो अभिलेख है, जो अभी शिलालेख है, आपके राजुल मंडगिरी लघु शिलालेख जो है वो वही आंध्र प्रदेश के कर्नूल में है, तो
मंडगिरी, राजुल मंडगिरी जो है वो आपके आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। तो ये दो हैं। उसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि जो सिद्धपुर लघु, ये एक साथ 4-5 है। तो पहले तो ये याद होना चाहिए आपको कि भाई ये जो लघु शिलालेख हैं वो कौन से राज्य में हैं। सरलता से थोड़ी कठिनता पे चलेंगे कि पहले जो ये हमें ये पता होना चाहिए कि ये लघु अभिलेख जो शिलालेख है वो शिलालेख कौन से राज्य में है। तो राज्यों को याद करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जंटिंग रामेश्वर, मास्की, उदयगोलन, गोविंद मठ, पाल की गुंडू और नेत्तूर। तो अब हमको जो पहले ब्रेन में याद है तो हमें मास की याद है, मास की, नेत्तूर, उसके बाद उदयगोलन, ये हम सामान्य भाषा में देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आते हैं कई बार चीज़ों में। तो मास की, उदयगोलन, नेत्तूर कर्नाटक में है। 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 यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा देखते हैं कि सिद्धपुर और ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख जो है वो आपके यहाँ पर कर्नाटक में है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। सिद्धपुर ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। सिद्धपुर सिद्धपुर और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। सिद्धपुर और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। तो हम वापस याद करेंगे, मास की, उदयगोलन, नेत्तूर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, मास की, उदयगोलन, नेत्तूर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, मास की, उदयगोलन, नेत्तूर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी जो है वो कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। याद करने के तरीके यही हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आपको बार बार बोल बोल के देख देख के ही आपको याद करना पड़ेगा, जब ये ब्रेन में जाके फिट होंगे। तो सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, मास की, उदयगोलन, नेत्तूर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, मास की, उदयगोलन, नेत्तूर, ये आपके कर्नाटक में है। पहले हम इसको बिठाते हैं फिट दिमाग में। उसके बाद गोविंद मठ, पालकी गुंडू, 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 गोविंद मठ, पालकी गुंडू। तो गोविंद मठ लघु जो शिलालेख है वो कर्नाटक में है। पाल की गुंडू लघु शिलालेख कर्नाटक में है। पाल की गुंडू लघु शिलालेख कर्नाटक में है। उसके बाद ये अंत में बसता है जंटिंग रामेश्वर, जंटिंग रामेश्वर, जटिंग रामेश्वर, जंटिंग रामेश्वर, जंटिंग रामेश्वर, जंटिंग रामेश्वर, जंटिंग रामेश्वर लघु शिलालेख आपका कर्नाटक में है। ऐसे हम पहले देखेंगे कि पहले राज्य तो पता हो, फिर जगह की बात करेंगे। लिपियों की आपको टेंशन लेनी नहीं है, देश की आपको टेंशन लेनी नहीं है। तो हम देखेंगे सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जंटिंग रामेश्वर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जंटिंग रामेश्वर, ये तीनों कर्नाटक के चित्तलदुर्ग में है, चित्तलदुर्ग में है, चित्तलदुर्ग में है। तो सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जंटिंग रामेश्वर चित्तलदुर्ग में है, कर्नाटक में है। सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जंटिंग रामेश्वर, सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जंटिंग रामेश्वर चित्तलदुर्ग में है, कर्नाटक में स्थित है। 3 कहानी खत्म। उसके बाद जो बात करेंगे, मास की लघु शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले में है। मास की लघु शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले में है। मास की जो लघु शिलालेख है कर्नाटक के रायचूर में है। मास की लघु शिलालेख कर्नाटक के रायचूर में है। मास की लघु शिलालेख कर्नाटक के रायचूर में है। मास की लघु शिलालेख कर्नाटक के रायचूर में है। उदयगोलन कर्नाटक के बेलारी 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 में है। उदयगोलन लघु शिलालेख कर्नाटक के बेलारी में है। गोविंद मठ लघु शिलालेख कर्नाटक के मैसूर में है। अब ये तीनों की बात करेंगे, गोविंद मठ, पालकी गुंडू और नेत्तूर, ये तीनों मैसूर में पड़ते हैं, तीनों मैसूर में पड़ते हैं। तो ये गोविंद मठ, पालकी गुंडू, नेत्तूर, गोविंद मठ मैसूर में है, पालकी गुंडू मैसूर में है, नेत्तूर आपके मैसूर में है। तो नेत्तूर मैसूर, नेत्तूर मैसूर, नेत्तूर मैसूर, पालकी गुंडू पालकी में जा रहे हैं, मैसूर में जा रहे हैं, पालकी में लेते हुए मैसूर में जा रहे हैं। तो पालकी गुंडू मैसूर में है। गोविंद जी हैं वो भी मैसूर में जा रहे हैं, गोविंद जी हैं वो भी मैसूर में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी चंक बना के बोल बोल के देखिए। मैंने कई शिक्षकों को देखा है, आते हैं कहानी सुनाते हैं, आते हैं तर्कों को प्रस्तुत करते हैं, और बच्चे भी रोचकता से उन चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं और चले जाते हैं। ये चीज़ें किताबों में दब जाती है, और दबने के बाद में जब परीक्षा आती है तो एक जो परीक्षक होता है उसको पता है अच्छी तरीके से कि किस चीज़ को याद करने में विद्यार्थी को थोड़ा सा जोर लगता है, और प्रश्न हमेशा वहीं से उठता है। तो देखिए, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं इसको लिख नहीं सकता बहुत देर तक, वो एक अपने आप में अलग विधि है। और आप भी कहीं टेबल कुर्सी पे बैठ के इनको बार बार देखें, बोलें, समझें। मैं भी भराऊंगा मैं बैठ के यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को केवल टीचर इसलिए बच जाता है कि इतिहास में कभी वो कहानी सुनाइए आप, मैं मना नहीं करता, इतिहास में कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है।
कई विद्वान इतिहासकारों के स्कॉलरों जो स्कॉलर हैं उनके मत हैं, उनको भी आप प्रस्तुत कीजिए, वो भी इतिहास है। लेकिन ये एक चीज़ है जो बच्चे को याद करने में दिक्कत होती है, और इसका एकमात्र तरीका है बच्चा बार बार बोले, बोल के उसको देखे, देखे उसको सुने। तो हमने बोलने का, देखने का और आपको सुनाने का अच्छे से प्रयास किया है। कहानियाँ बड़ी रोचक होती हैं, लेकिन कहानियाँ संपूर्ण नहीं हैं। इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई जो तथ्य हैं और बातें हैं वो संपूर्ण नहीं हैं। वो एक विद्यार्थी के पक्ष से भी समझने का यदि कोई प्रयास करेगा शिक्षक कि यार बच्चे को यहाँ समस्या आती है याद करने में, तो इस तरह से ही वो बार बार आपको बोलेगा और बुलवाएगा या लिखाएगा। ठीक है, तो हमने इसको काफ़ी देख लिया है। नेत्तूर जो है वो मैसूर में है, पालकी गुंडू आपके मैसूर कर्नाटक में है, गोविंद मठ लघु शिलालेख मैसूर में है, उदय गोलन आपके बेल्लारी कर्नाटक में है। उदय जो है वो बेल्लारी या बिस्लेरी बोतल को लेकर चला गया, तो उदय गोलन बेल्लारी या बिस्लेरी को लेकर चला गया। मास्क लगा के रायचंद जी, मास्क लगा के रायचंद जी कर्नाटक में चले गए, मास्क लगा के रायचंद जी कर्नाटक में चले गए। और रामेश्वर महोदय जटिंग रामेश्वर जो है वो चित्तल दुर्ग में है। ब्रह्मा जी और सिद्धपुर, ब्रह्मा जी जो हैं वो अपनी सिद्धियां प्राप्त करते हुए रामेश्वर महोदय को लेके चित्तल दुर्ग में कर्नाटक में चले गए। या ब्रह्मगिरी जो ब्रह्मा जी हैं वो रामेश्वर जी के साथ में सिद्धपुर या सिद्धियां प्राप्त करने के लिए चित्तल दुर्ग में चले गए कर्नाटक में। ऐसा कुछ आप बनाने का प्रयास कीजिए, तो चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में ऊटपटांग तरीके से बैठेंगी ना, तो वहाँ पे क्लिक करने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आइए अब आगे इसमें मैप दिखा देते हैं। तो मैं यहीं से चलता हूँ, थोड़ा सा मैप पूरा बोर्ड पे आ नहीं पाएगा, तो अब ऊपर से चलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था शरेकुना अभिलेख, ये शरेकुना अभिलेख बताया था आपको कंधार में है। शरेकुना अभिलेख आपको बताया था मैंने, शरेकुना अभिलेख जो है वो आपके कंधार में है, आपके कंधार में है, तो ये शरेकुना अभिलेख कंधार में है। लगमान अभिलेख ये आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में जो है वो लगमान अभिलेख है। लगमान या लंपक अभिलेख मैंने बताया था आपको, ये भी इस जगह पे है वर्तमान में, ये थोड़ा सा ऊपर कंधार से ऊपर वाले क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद जो आगे देखेंगे हैं मानसेरा अभिलेख। मानसेरा अभिलेख मैंने बताया था आपको ये भारतवर्ष में है। जो मुख्य बताया था ना आपको, जो बड़ा वाला अभिलेख है, जो व्रत अभिलेख है, ये मानसेरा वो है। उसके बाद कालसी है, ये शाहबाज गढ़ी है, शाहबाज गढ़ी है, हम देख पिछली क्लास में हम देख चुके हैं, तो शाहबाज गढ़ी है। उसके बाद ये निगलीवा है, निगलीवा है, ये रुमनदेई है, आपको शायद बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये निगलीवा है, ये निगलीवा निगलीवा है, निगलीवा है, निगली का लघु उसका शिलालेख, ये रुमनदेई है, रुमनदेई ये नेपाल में है, रुमनदेई और निगलीवा ये नेपाल में है। दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख देखेंगे अभी हम थोड़े से। दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, और उसके बाद दिल्ली मेरठ लेख है, ये भाबरू शिलालेख है, ये गिरनार गुजरात वाले में है, ये अहरोरा है, अहरोरा बिहार में है, यूपी में है बताया था मैंने आपको, ये सारनाथ है, ये सहसाराम है, बिहार के अंदर है, ये कौशंबी है, ये गुर्जरा है, सांची, रूपनाथ, कौशंबी, पनगुडरिया, पनगुडरिया, सारो मारो अभिलेख और बराबर की पहाड़ियाँ यहाँ पर है। तो इस प्रकार से मैं आपको फिर रिपीट कराने का प्रयास करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये अगर ये क्लास फटी नहीं होगी, या मतलब इसकी फाइल जो है वो फटी नहीं होगी, तो आप सब समझ रहे होंगे कि ये कहाँ पर है। तो वहाँ पे मैंने आपको बोल बोल के बता दिया। नक्शे में जो चिन्हित करना कई बार दे देते हैं कि इतिहास में सवाल, तो हम देखते हैं वापस नीचे से देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी आपको, देखिए गोविंद मठ लघु शिलालेख आपकी ये देखिए, पाल की कुंडू ये यहाँ पर कर्नाटक में है, जंटिंग रामेश्वर कर्नाटक में है, सिद्धपुर कर्नाटक में है। उसके बाद एरागुड्डी आपके आंध्र प्रदेश में है, राजुल मंडरी आंध्र प्रदेश में है, राजुल मंडरी आंध्र प्रदेश में है, मास्की है। उसके बाद आपके सन्नति है, ये सोपरा है, ये गिरनार है, सांची गुर्जरा रूपनाथ एमपी में है, पनगुडरिया एमपी में है, सारो मारो आपके शायद एमपी में है, या अभी देखते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गुर्जरा कौशंबी पनगुडरिया, ये इस प्रकार से मैप को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि इस प्रकार से अच्छी तरीके से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो हमने इसमें नोट्स भी बहुत अच्छे क्वालिटी के मेंटेन किए गए हैं कि बच्चों को कहीं ना इधर इधर या उधर देखने की प्रयास नहीं करने पड़े, कोई एक्स्ट्रा पुस्तक खोलने की प्रयास नहीं की है। हमारे जो नोट्स मेकिंग के जो टीचर्स हैं वो हमारे बहुत से अच्छे दोस्त हैं जिनसे हमारे अच्छे संपर्क और वो व्यवहार है, कि उनको मैंने देखा कि हमारी टीम ने ये तैयार किया गया है, आप इसको देखिए समझिए। इतिहास में हमने भी खुद इसमें देखा, मेरे असिस्टेंट्स जो हैं उन्होंने देखा है इसके अंदर। और परीक्षा में आने वाले 2-5 साल तक मैं ये समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने वाली नहीं है इन नोट से। तो आप देखिएगा आराम से, और कंप्लीट है ये चीज़। आगे चलते हैं, ये मैप है आप देख लेना, इसके अंदर मैंने आपको बोल दिया है, बोलने के बाद आप नक्शा लीजिए और नक्शा। अब हम आज थोड़ा दिल्ली टोपरा ये सब चीज़ें देखेंगे। अब अशोक को यहाँ पर हम धम्म को पढ़ेंगे पहले।
और अशोक के धम्म को देखने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बाद में चीज़ों को इसलिए जोड़ा है कि बोलते बोलते बार बार रटते रटते चीज़ों में दिक्कत आती है, तो इसलिए बीच में स्तंभ लेख थोड़े से बाद में लेके अब थोड़ी सी समझने और समझाने की बात कर लेते हैं कि अशोक का धम्म क्या था, क्योंकि टीचर को भी बोलते बोलते गला सूखता है। इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा ये एक चीज़ डाली है कि थोड़ा सा यहाँ पर शिक्षक को और आपको पढ़ने की दृष्टि से, हमें पढ़ाने की दृष्टि से थोड़ा सा यहाँ आराम मिले और थोड़ी सी बातचीत भी अच्छे तरीके से हो पाए। क्या है साहब अशोक का धम्म, करते हैं चर्चा। हमने 20-25 मिनट के लेक्चर्स में, हाँ 23-24 मिनट के लेक्चर में अच्छे से आपको बताया, रिपीट कराया, बोल बोल के देखा, बहुत सारे नक्शे के माध्यम से बताया, इस तरीके से देखा। फिर हम आज यहाँ पर अशोक के धम्म के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ऐसा क्या अन पड़ा, इसकी चर्चा मैं पूर्व की कक्षाओं में कर चुका हूँ कि अशोक ने अपनी दिग्विजय की नीति को धम्म विजय की नीति में परिवर्तित किया। क्या कारण था कि अशोक के द्वारा ऐसी कौन सी घटनाएं हुई, या उसके मन मस्तिष्क बुद्धि अंतरात्मा में क्या बात हुई कि उसने युद्ध करना कलिंग युद्ध के बाद में। इतिहासकारों के बहुत से जो कथन हैं, तर्क हैं, बातें हैं, वो हैं। पर एज ए विद्यार्थी आपको जानने के लिए दो या तीन बातें जरूरी हैं। पहला कि उसके द्वारा जो कलिंग वॉर्स है वो क्यों की गई, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बनता है और बिंदुसार के समय भी कलिंग की जो स्थिति है वो समुद्री मार्ग से दक्षिण की तरफ जाने की है और स्थल मार्ग से भी दक्षिण की तरफ जाने की है। तो वहाँ पर जो टैक्सेशन प्रणाली है उससे राज्य को भी अच्छी आय होने की उम्मीद होती है, तो टैक्स के माध्यम से भी उसको अपनाएं, यानी कि साम्राज्यवादी जो नीतियाँ हैं एक राजा की होती है कि साम्राज्य मेरे जो कोई राज्य है मेरे साम्राज्य में मिलना चाहिए। तो पहली तो उसकी सोच थी कि साम्राज्यवादी नीति हो। इससे लाभ क्या होगा कि समुद्री क्षेत्र भी हमें मिल जाएगा और दक्षिण में जाने वाले स्थल मार्ग है वो भी हमें मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो नदियों के माध्यम से हम व्यापार करना चाहते हैं, जल मार्ग के आधार पर हम व्यापार करना चाहते हैं, तो वो भी हमें मिल जाएगा। और साथ ही साथ कि भाई तीसरा आर्थिक कारण क्या है कि वहाँ पर हाथियों की जो संख्या है, या हाथी जो हैं वो बहुत ही मतलब युद्ध में लड़ने में काम आने वाले बहुत दक्ष हाथी होते हैं, तो हाथियों की बहुत संख्या थी वहाँ पर कलिंग में, तो इसलिए तीसरा हाथी का कारण है कि हाथी प्राप्त करने थे वहाँ से, ताकि राज्य के अंदर अच्छी जो सेना है वो स्थापित हो सके। चौथा कारण क्या था कि वहाँ पर जो रत्न और आभूषण के भंडार हैं वो भी काफ़ी मात्रा में थे। तो ये सब तर्क हैं कि इनके आधार पर उन्होंने किया। और सबसे महत्वपूर्ण तर्क तो सब लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो कलिंग वॉर्स हैं, कलिंग वार हुई, उसके पीछे ये कारण साम्राज्यवादी नीति के अंदर है, ये मुख्य कारण है। उसके बाद बहुत से जो हैं वो उप थोड़े से मुख्य कारण होते हैं, लेकिन कारण ये भी थे। और दूसरा जो तात्कालिक कारण था कि भाई ऐसा लड़ाई क्यों गया, तो जो टैक्सेशन प्रणाली थी कि भाई पूरे राज्य के अंदर टैक्स जो है वो अशोक के पास में आएगा, चाहे माल गुजरेगा, तो उस समय पर जो माल गुजारी कर लगता था वो वहाँ पर कलिंग ने लेना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर जो अशोक थे, महान थे, अशोक महान, उन्होंने युद्ध लड़ा। जब तक तो वो महान नहीं कह सकते हैं उनको, केवल अशोक एक सम्राट थे, तो उन्होंने युद्ध लड़ा। अब युद्ध की में जो उन्होंने दर्शन देखे, क्योंकि आप जानते हैं कि अशोक को चंड अशोक भी कहते हैं, 99 भाइयों की हत्या करके वो शासक बना था और 4 साल बाद उसका राज्याभिषेक हुआ। ये सत्य कितना है ये तो इतिहासकारों ने बताया है, अलग अलग तर्कों के आधार पर है, क्योंकि इसका खंडन जो अशोक का जो 5वां अभिलेख है वो करता है कि वो अपने भाइयों के साथ सकुशल रहता है। लेकिन साथ ही साथ ये तो देखना ही पड़ेगा कि अशोक ने कलिंग वॉर्स में जो रिटर्न रिकॉर्ड हैं एनसीईआरटी में, वो ये कहते हैं कि भाई 1 लाख लोगों की हत्या हुई, चाहे वो अशोक की तरफ से हुई हो चाहे कलिंग के जो राज्य है उसकी तरफ से हुई है, लेकिन 1 लाख हत्याएं हुई। 1.5 लाख व्यक्ति जो हैं वो अपाहिज हुए, घायल हुए। सोच के देखिएगा आप, 1 लाख व्यक्ति मरे। और लिखा तो सहस्राब है, अब वो हो सकता है जो भी है, हजारों मरे हों या लाखों मरे हों, लाख 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 लोग मरे हैं। साथ ही साथ 1.5 लाख लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, और 50,000 से 1 लाख जो लोग हैं उनको बंदी बनाया गया है। कितना बड़ा काम हुआ, काम तो कर दिया, काम हो गया, लेकिन अंतरात्मा जो होती है ना वो प्रश्न पूछती है। अंतरात्मा के सवाल इंसान को कभी चुप रहने नहीं देते, आप गलत करिए या अच्छा करिए, अंतरात्मा आपसे सवाल सही पूछती है। अशोक से भी अंतरात्मा ने सवाल पूछे, क्यों किया, क्या कारण था, किस प्रकार किया। तो उन प्रश्नों के जवाब
जो हैं वो गुरुओं के पास ही मिलते हैं। गुरु उस समय पे जो आपके हिंदू जो गुरु हैं, ब्राह्मण जो संप्रदाय हैं, उनके पास भी पूछा गया, गलत पाया कि अशोक के द्वारा ये नीति गलत की गई। बौद्ध मठों के मठाधीशों से पूछा गया तो उन्होंने भी इसे गलत बताया। साथ ही साथ जो बीजक संप्रदाय थे, जैन संप्रदाय के लोग, जो ऋषि मुनि थे या जो संत थे, उनके द्वारा भी इसे गलत बताया गया। ये तो हुए बाहरी पक्ष के कारण। जो अशोक की जो पत्नी है, प्रथम पत्नी है, और जब कलिंग वॉर्स वो लड़ने जा रहे थे तो उनकी जो पत्नी है वो गर्भ से थी 2 से 3 महीने की, और ये संभवतः 2 से 3 महीने 4 महीने तक ये युद्ध लड़ा भी गया। जब अशोक इस जीत को लेकर घर पे पहुंचे तब उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी जो पत्नी है, पटरानी है, उनका जो है गर्भपात हो चुका है। बस वहाँ से ये टूटते, ये रिटर्न रिकॉर्ड है कई कई इतिहासकारों के, तो वहाँ से ये टूटते हैं और अपनी जो दिग्विजय की नीति है, यानी कि दिशाओं को जीतने की जो नीति है, उनको हटाकर ये धम्म को, अर्थात धर्म को, धर्म के माध्यम से लोगों को जीतने का प्रयास करते हैं। अब ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फैक्ट्स आपको पढ़ने का तरीका बता दिया, कहानी आपको सुनाने का तरीका बता रहे हैं अच्छे तरीके से, किताबों को अच्छा, हम जो रिकॉर्ड में बात कर रहे हैं वो भारत सरकार के द्वारा जो भी प्रकाशित पुस्तकें हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। हमने किसी भी गाइड बुक का सहारा नहीं लिया है, हम आपको ठोक बजा के ये कहना चाहते हैं। हमने केवल भारत सरकार की जो भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो पुस्तकें चलती है, एनसीईआरटी की पुस्तकें नई और पुरानी हैं, उनके माध्यम से, या कोटा ओपन की जो पुस्तकें चलती हैं, कोटा ओपन में या इग्नू में जो पुस्तकें चलती हैं, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जब परीक्षा में परीक्षक सवाल बनाता है, सुनिएगा, तो मे बी पॉसिबल हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस ऐसे दिए गए होंगे, मैं क्लेम नहीं करना चाहता, पर बात को घुमा फिरा के कहने की हमारी आदत हो चुकी है, तो आप इसमें से जो भी लेना चाहें वो ले लें कि एक परीक्षक जो है, जो सवाल बनाता है, जो शिक्षक जो है वो सवाल बनाता है, वो आरपीएससी में बनाए, चाहे यूपीएससी में बनाए या किसी भी बोर्ड में बनाए, तो उसकी पहली कोशिश रहती है कि सरकार के उपक्रम या सरकार के द्वारा जो भी पुस्तकें निकलें उनको लिया जाए। उन्हीं पुस्तकों से देख के गाइड बुक बनती है। और मैं बता रहा हूँ आपको, गाइड बुक जब भी लिखी जाती है तो उस गाइड बुक में ये ध्यान नहीं रखा जाता कि इसको कोई पढ़ने वाला है, पर जो पुस्तक लिखी जाती है उसको इस मर्म और इस शिद्दत से लिखा जाता है कि कोई ना कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा और पाठक को इसके अंदर रोचकता आना चाहिए, रस आना चाहिए, इस प्रकार की बातें होनी चाहिए, इसलिए वो लिखी जाती है। अब कोई 30-35 साल का पुस्तक लिखता है तो ठीक है, वो एक अलग विषय है, अपवाद है, लेकिन कोई लिटरेचर, मतलब अपनी पढ़ाई की दीक्षा पूरी करे, लेक्चररशिप पूरी करे, प्रोफेसर पे पद पे हो, वो जो किताब लिखे उनको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, और पढ़ने से ही आपको नौकरियां मिलनी है, नौकरियों के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, बहरहाल हम आगे चलते हैं। अब आगे जो बात कर रहे हैं कि अशोक का दम है क्या, तो देखिए ये एक आदर्श आचार संहिता है। उस समय के समाज को हम देखें तो उस समय के समाज में हमें पहले देखने को मिलेगा कि जो चंद्रगुप्त थे वो जैन मत के अनुयायी थे, तो अब कोई राजा अगर जैन है तो उसकी प्रजा भी जैन धर्म को अपनाएगी। ठीक है, हम उसके बाद बिंदुसार को देखते हैं, तो फिर बिंदुसार को देखते हैं तो उसमें उसने बीजक धर्म को अपना लिया, आजीवक धर्म को अपना लिया, सॉरी, आजीवक धर्म को अपना लिया, तो प्रजा ने भी आजीवक धर्म की तरफ थोड़े बहुत पढ़ना शुरू कर दिया होगा, समझना शुरू कर दिया होगा। और फिर अशोक जी आए। अशोक जी ने शुरुआती दौरों में, हम रजत जो राज तरंगनी है, कलन के द्वारा लिखी गई है राज तरंगनी, उसमें ये देखा गया कि पहले वो शैव मत के अनुयायी थे। हम देखते हैं श्रीनगर में उन्होंने बसाया, वहाँ पर जो शिव जी का मंदिर है कलराज तरंगनी में, मालूम होता है कि उनके द्वारा तो प्रथमतः ये जो है सनातन धर्म के अनुयायी थे, तो जनता कुछ समय के लिए सनातन धर्म में चली गई होगी। फिर उसके बाद इन्होंने कलिंग वॉर्स लड़ी, मोगली पुत्र तिस, या हम जो भी देखेंगे आगे जो नाम आएंगे उनके कहने पर ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, दीक्षित प्राप्त करते हैं, उसके बाद ये धम्म को लेते हैं। अब यहाँ तक की कहानी तो हो गई। अब धम्म है क्या, तो ये क्या है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। ठीक है, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, आदर्श आचार संहिता। आपने चुनाव होते हुए देखे होंगे, लोकसभा का भी चुनाव आपने देखा होगा, राज्यसभा का भी देखा होगा, राज्यसभा का सॉरी माफ़ कीजिएगा, विधानसभा का देखा होगा, और स्थानीय स्तर पर हम स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के और शहरी क्षेत्र में नगर निकायों के चुनाव अब देखने वाले हैं कुछ समय में। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो एक आदर्श आचार संहिता निकालती है ना। उसमें नॉमिनेशन में जो पार्ट ले रहे हैं वो क्या काम करेंगे, सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं, एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार, या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जाने वाला है,
वो क्या काम करेंगे, आम जनता से क्या अपेक्षाएं की गई हैं, मीडिया से क्या की गई हैं, खर्चे किस प्रकार से होंगे, तो मतलब बांधा गया है कि भाई चुनाव में ये व्यवस्थाएं होंगी, इसलिए आपको इसका काम करना पड़ेगा। अब इसी कंसेप्ट को अशोक के द्वारा लिया गया। उसने तत्कालीन समय परिस्थितियों को देखा, वहां पर चीज़ों को समझा और समझ के एक आदर्श आचार संहिता प्रस्तुत की। क्यों की? ताकि प्रजा में नैतिक उत्थान नैतिक उत्थान हो सके। यही है इसका मेन उद्देश्य कि प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए कि उसकी जो प्रजा है उसका नैतिक उत्थान हो, आदर्श आचार संहिता है। धम्म की परिभाषा जो है वो राहुल वात्सुत से ली गई है। इतना ही याद रखना है कि धम्म की परिभाषा राहुल वात्सुत से ली गई है। क्या है कि व्यक्ति पाप से निवृत्त रहे, पाप नहीं करे, अगर हो जाए तो क्षमा करे, क्षमा के लिए करें, विश्व का कल्याण करे, दयाधान, उसके बाद सत्य और कर्म की शुद्धि ही धम्म है। देखिए, जैनों ने भी कहा, बौद्धों ने भी कहा, आगे परवर्ती बहुत से जो महापुरुष होंगे उन्होंने भी कहा, लेकिन मूल बातें यही थी। ठीक है, तो पाप से निवृत्त रहे, धम्म की परिभाषा में लिखा हुआ है, विश्व का कल्याण हो, दया का दान हो, सत्य और कर्म पर लोग चलें, और शुद्धि ही जो इस प्रकार से है, कर्म की जो शुद्धि है वो आप रखें, कर्म हो वो अच्छा करें, साधन और साध्य दोनों ही पवित्र हो। आपको कोई भी साध्य हो, कोई भी परीक्षा की तैयारी है, उसको आप पढ़ के लिख के ऐसे ही पास करेंगे। अनुपयोगी साधनों का उपयोग करते हैं तो पकड़ में आ रहे हैं आप। देखिए देखिए, जो चोरी करता है वो पकड़ में आता है देर सवेर, सरकारों से कोई नहीं जीत सकता। सरकारों की जो आसूचना तंत्र है वो बहुत तेज है, 2 साल 5 साल में सब पकड़ में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका साधन और साध्य भी सही हो, आपके कर्मों में और जो कथनी और करनी है और कर्म है उनमें भी एक रूपता हो, इस प्रकार से बात करता है। मोरल रूप से नैतिक उत्थान की बात करता है। नैतिक उत्थान कैसे होगा? तो कर्म करने का मार्ग बताया कि भाई व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कि कैसे होगा। इन शॉर्ट देखते हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, चिंता मत करो, 2-3 क्लासों में होगा, कोई बात नहीं है। तो गुरुजनों का आदर करें, आप गुरुजनों का आदर करें, गुरुजनों का आदर करने से ही आपको धम्म की प्राप्ति होगी। साधु और साधु सा स्वभाव रखें, साधुत्व जीवन में अपनाएं, साधु के मार्ग पर चलें, ग्रस्त हों तो भी साधुत्व जीवन को अपनाएं, व्यवहार में मृदुता लाएं, बोलने में आप मीठी मीठी बात करें, जटिलता कुटिलता ना रखें, दया का, दान का, सुचिता का, दया का भाव रखें, प्राणियों में जीव दया की भावना हो, दान का हो, और उसके बाद में सुचिता यानी कि मन में थोड़ा सा सच्चाई को भाव रखें, पाप से रहित रहें, पाप ना करें, हो जाए तो क्षमा प्रार्थी रहें, दानशीलता रखें, प्राणियों में वध ना करना। उस टाइम पे बहुत वध हुआ करते थे। अशोक अपने दूसरा भी लेख में कहेगा कि अब केवल 2 मोर और 1 हिरण मारा जा रहा है। ठीक है, तो इतना रोका उसने। उसके बाद माता पिता और बड़ों की आज्ञा का पालन करें, जो हमारे बड़े कहें उनका आज्ञा का पालन करें, कल्याणकारी कार्य करें। तो ये तो क्या है कि धम्म की परिभाषाएं एक सामान्य रूप से बता दी, पर इतिहासकारों में भी तो कुछ कहा होगा, तो उस विषय के परिप्रेक्ष्य में भी देखने का प्रयास कर लेते हैं कि भाई कौन से इतिहासकार ने क्या क्या बातें कही है यहाँ पर। ठीक है, तो धम्म का स्वरूप अब मैं थोड़ा पढ़ता हूँ कि क्या है मामला, धीरे धीरे देखते हैं कि धम्म का स्वरूप क्या है। अशोक का धम्म, धम्म वही जो प्राकृत भाषा में धम्म है और जो संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में धर्म के नाम से देखा गया है, तो वो धम्म। वास्तविक अर्थ क्या है? इस प्रश्न का जो है उत्तर अलग अलग विद्वानों से अगर लिया जाएगा तो तर्क अलग अलग प्रस्तुत होंगे, तो इसमें मत एक होने की बात नहीं है, मत एक के नहीं है इतिहासकार। ये विद्वानों के बीच में अपनी सार्वभौमिकता कि भाई ये कितना सार्वभौमिक है, कितना सरल है और ये कितना दार्शनिक है, तो उनकी समीक्षा अलग अलग तरीके से की गई है, यानी कि दार्शनिक समीक्षा का अभाव पाया गया है। दर्शन पे जाके ये एक नहीं हो पाए इतिहासकार। विभिन्न विद्वानों ने इसकी प्रकृति व्याख्या भिन्न भिन्न रूपों में की है, जिसको जैसा समझ में आया इतिहास उसकी व्याख्या उस इतिहासकारों ने की है। तो हम समझने का कोशिश करते हैं कि फ्लिट महोदय के अनुसार, फ्लिट महोदय के अनुसार अशोक का जो धम्म है वो क्या है? ये एक राजा का धर्म है, यानी कि राजधर्म की बात है। राजा के ऊपर लगेगा, राजा के कर्मचारियों के ऊपर लगेगा, उसके नीचे उसके अनुयायियों के ऊपर लगेगा, तो ये राजधर्म है। ये है जिसका विधान अशोक ने अपने राज्य कर्मचारियों के पालन हेतु किया कि सबसे पहले कर्मचारी तुम ये धम्म मानो और बाद में जाके मनवाओ, और यही हुआ। धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में हम देखते हैं, राजुकों युक्तकों की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। राजुकों की नियुक्ति क्यों की गई थी? कि वो इसलिए की गई थी कि वहाँ पर न्याय की व्यवस्था अच्छी थी हो। धम्म महामात्रों की क्यों गई थी? ताकि हर 5वें वर्ष प्रचार हो सके। तो ये
तर्क दिखता हुआ लगता है कि फ्लिट के अनुसार ये राजधर्म है। अशोक ने विधान किया कि कर्मचारी और अधिकारी इसको माने। इसका आधार क्या था? सहिष्णुता, आपस में सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस। मेरे द्वारा सामने वाले पक्ष को कोई बात की जा रही है और सामने वाले के द्वारा जो मुझे कहा जा रहा है, तो मेरी बात का वो सम्मान करे और उसकी बात का मैं सम्मान करूं। उसके मेरे बोलने से वो नहीं उखड़े और उसके बोलने से मैं नहीं उखड़ूं, उसे बोलते हैं हम सहिष्णुता। भारत एक सहिष्णु देश है, यहाँ पर होती है, बातें होती हैं, लेकिन हम रहते तो कालांतर से है ना। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध हैं, सब लोग रहते हैं यहाँ पर। क्यों रहते हैं? क्योंकि टॉलरेंस, हम हमारी बात कहते हैं, सामने वाला स्वीकार करता है, उखड़ता नहीं है। सामने वाला हमारी वो बात कहता है, हम स्वीकार करते हैं, थोड़ा सा ऊंचा नीचे होते हैं लेकिन करते तो स्वीकार ही है ना। तो सहिष्णुता लिए हुए है। उदारता आप समझते ही हैं, उदार की उदारता है और करुणा के साथ लिया गया है। लेकिन अशोक के अभिलेखों से स्पष्ट होता है, लेकिन फ्लिट महोदय ने तो यहाँ तक बात खत्म कर दी कि भाई साहब ये उदार था, करुणा था, दयामय था और राज्य कर्मचारियों से संबंधित था। पर अशोक के अभिलेखों को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि उसने जो नीतियां बनाई, जो दिशा निर्देश दिए, जो राज की आज्ञाएं दी, जो आदेश पारित किए, वो कर्मचारियों के अकॉर्डिंग ना होकर सिर्फ राज्य कर्मचारियों के लिए नहीं थी, अपितु ये सभी जनता के लिए दी गई जानकारियां थी, आदेश थे, राज्याएं थी। तो फ्लिट महोदय के तर्क जिन्होंने दिया, लेकिन जानकारों ने इस तर्क का खंडन ऐसे किया। आगे चलें। फिर आते हैं आपके फ्रांसीसी विद्वान सेनाट। फ्रांसीसी विद्वान है सेनाट। सेनाट महोदय क्या कहते हैं, आइए इसको पढ़ते हैं कि के मत अनुसार पूर्णतया बौद्ध धर्म था। ये कह दिया साहब सेनाट ने कि भाई बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों के द्वारा इसको ये बात कि सेनाट कहता है कि ये पूर्णतः बौद्ध धर्म था। पहली बात, सेनाट ने क्या कहा कि साहब पूर्णतः बौद्ध धर्म था, सेनाट ने कहा है। लेकिन परंतु ना तो इसमें त्रिरत्नों की उल्लेख है कि जो बुद्धम, धर्म और शरणम, जो तीन रत्न हैं, वो इसके अंदर समाहित नहीं है। इसका उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति है और ये पारलौकिक सुख की कामना करता है। कहना चाह रहा है, इसको समझते हैं। समझने का मामला है कि ये पूर्णतः ही बौद्ध धर्म था, ये कहा। लेकिन तर्क ये है कि ना तो ये बौद्ध था, इन्होंने ही कहा कि ना तो ये बौद्ध था, ना इसका उद्देश्य बौद्धों की तरह निर्वाण प्राप्ति था। केवल इसका उद्देश्य था कि हम यही लोक से पारलोक में कैसे पहुंचे। यानी कि अशोक ये चाहता था कि सब व्यक्ति स्वर्ग के दर्शन में जाएं, स्वर्ग की बातें करें। हाथियों की यात्रा वो निकालता था, झांकियां वो निकालता था, मेलों और उत्सवों को ऐसा आयोजन करता था कि आम जनता में ये भाव हो कि वो यही लोक से परलोक में जाएगा तो उसे कैसा दिखेगा, इस प्रकार की बात करता है। तो ये पूर्णतः बौद्ध धर्म तो नहीं था, फ्लिट मत के अनुसार कहा गया है। बौद्ध धर्म था, इन्होंने कहा, लेकिन खंडन भी इस प्रकार से आगे किया गया। उसके बाद राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक का धर्म सभी धर्मों की साझा संपत्ति थी। ये बात अच्छी लगती है क्योंकि अशोक ने चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आपके आजीविक संप्रदाय हो, उनकी साझी जो संपत्ति है उसको लेने का प्रयास किया और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मतलब वो एक ऐसी छतरी दी जिसमें सारे धर्म आराम से रह सकें और सहमति के साथ अपना काम कर सके। तो राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक का धर्म जो है सभी धर्मों की साझी संपत्ति माना गया है। उसके बाद में आर.एस. त्रिपाठी के अनुसार अशोक धम्म के तत्व विश्व जनित हैं। इन्होंने कहा कि अशोक का धम्म जो है वो भारत में ही नहीं, ये सभी में सभी जो देश हैं, सभी लोग हैं, इसको अपनाने सकते हैं। इसमें ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आर.एस. त्रिपाठी ने ये कहा कि अशोक के धम्म के तत्व विश्व जनित हैं और हम उस पर किसी धर्म के प्रोत्साहन या संरक्षण का दोषारोपण नहीं कर सकते। ये कहना चाह रहे हैं कि अशोक ने ऐसा नहीं है कि केवल बौद्ध धर्म को ही बढ़ाया, नहीं, उसने एक लोक कल्याण की बात की, उसने जन समुदाय की बात करी, उसने सभी धर्मों को लिया और सभी धर्मों के पक्ष में आपसी सहमति बनाते हुए काम करने का प्रयास किया। इसलिए यहाँ पर आर.एस. त्रिपाठी कहते हैं कि ये जो धर्म है, अशोक का जो धम्म है, ये विश्वजनित है। रो मिला था, पर अशोक के मामले में थोड़ा सा लिखने में हाथ तंग रहा है उनका, उनका अपना विषय हो सकता है कि अशोक के मामले में उन्होंने कहा कि युद्ध करता क्या, क्योंकि सारा साम्राज्य तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा, युद्धों से जीता। हमने देखा कि उसने अपनी सेना के साथ पूरे भारतवर्ष को रोन डाला, 6 लाख की सेना ली और पूरे भारतवर्ष को रोन डाला, बहुत युद्ध किए। बिंदुसार के समय भी हमने देखा कि जो सुशीम है और अशोक है, ये दोनों गए
और वहाँ पर तक्षशिला में और उज्जैन में जो भी आपके विद्रोह हुए उनको भी दबाए, तो युद्ध तो हमेशा लड़े जा रहे थे। पर अशोक के दिमाग में ये बात थी कि भाई क्यों क्यों ना संस्कृति से जीता जाए, कला से जीता जाए, आचारों और विचारों से इनको जीता जाए। तो ये बात थी और वो युद्ध की विभीषा भी देख चुका था। लेकिन यहाँ पर रोमिला थापर के अनुसार अशोक ने धम्म को प्रशासनिक उद्देश्य से अपने विस्तृत साम्राज्य में एकता स्थापित करने के लिए अपनाया था। कि धम्म क्यों अपनाया था? कि ताकि प्रशासनिक एकता हो सके। प्रशासनिक एकता का मतलब है कि राजनीतिक इसका उद्देश्य था। प्रशासनिक जो एकता है उसका उद्देश्य क्या है? कि राजनीतिक एकता हो सके और राजनीति के माध्यम से मैं राज्य में राजा बना रहूं। तो रोमिला थापर यहाँ पर कहती हैं कि प्रशासनिक उद्देश्य था साहब इस धम्म का, कोई व्यक्ति से लेना नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, कि भाई हमारा राज्य बचा रहे, युद्ध नहीं लड़े जाएं, युद्ध में धन की, जन की, सबकी हानि होती है। तो इस प्रकार का एक मध्यम प्रकार का रास्ता अपनाया गया कि युद्ध भी नहीं लड़ा जाए, प्रशासन भी एक हो जाए, राजनीतिक एकता भी एक हो जाए। इसलिए रोमिला थापर कहती हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक उद्देश्य जो है अपने विस्तृत साम्राज्य में एकता स्थापित की सके, कर सके, या और प्रशासनिक उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। नीलकंठ शास्त्री महोदय कहते हैं, नीलकंठ शास्त्री महोदय क्या कहते हैं? नीलकंठ शास्त्री महोदय कहते हैं कि अशोक का कोई धम्म, अशोक का जो है, अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं था, अपितु नैतिक व्यवहार संहिता थी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमने शुरुआत में इससे की थी कि यह आदर्श आचार संहिता है, आदर्श आचार संहिता है। इसको हम नीलकंठ शास्त्री के कोट से लिखेंगे कि अशोक का धर्म कोई धर्म नहीं था, अपितु एक ये नैतिक व्यवहार संहिता थी, या ये आदर्श आचार संहिता थी जिसमें प्रजा का नैतिक उत्थान हो। नैतिक उत्थान अब अभी पढ़ेंगे आगे हम, जब उसको जो 14 प्रकार के अभिलेख पढ़ेंगे उसमें एक एक बात नैतिकता को लेती हुई आएगी, इसलिए वहाँ चर्चा करेंगे। डी आर भंडारकर महोदय वही हैं जिन्होंने अशोक का इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास किया था। तो मैं समझता हूँ कि अभिलेखों के आधार पर अगर इसने बातें लिखी हैं तो ये संभवतः सबसे नज़दीक पहुँचती होंगी। और लिखा भी है मैंने एंड में कि आज सर्वाधिक विद्वान भंडारकर की व्याख्या को ही तर्कसंगत मानते हैं। क्यों? क्योंकि अशोक का जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख पर टाइम खर्च किया है डी आर भंडारकर महोदय ने, और अभी अशोक का इतिहास जो है अभिलेखों के माध्यम से ही इन्होंने लिखा है। इसलिए पढ़ देता हूँ। डी आर भंडारकर ने नई व्याख्या प्रस्तुत की, इनसे पूर्व नई व्याख्या प्रस्तुत की। अब क्यों समझ लेता हूँ कि क्या प्रस्तुत की, कि यहाँ पर इसको पढ़ना तो बाद में समझ लेते हैं कि भाई अशोक एकांत में खड़ा था। अशोक ने देखा कि समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं। पहले लोग वो रहते हैं जो अपना धर्म दर्शन बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति और साधु के व्यक्ति में जीवन जीते हैं, केवल मठों में रहते हैं, बौद्ध विहारों में रहते हैं, चैत्यों में रहते हैं, जैनों में रहते हैं, या ब्राह्मणों में रहते हैं। तो वो अपना पूरा काम जो है वो उसकी शिक्षा दीक्षा लेने में, पढ़ाई में, समाज को सुधारने में लेते हैं, यानी कि साधु के रूप में रहते हैं सामान्य। यानी कि वो ग्रस्त आश्रम नहीं अपनाते। दूसरे वो होते हैं जो ग्रस्त आश्रम अपनाते हैं। वो इन तरह से उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन ग्रस्त रहते हुए, एक साधक के रूप में ना रह के एक ग्रस्त रहते हुए उस आश्रम को अपनाते हुए इस धर्म को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका नैतिक उत्थान है वो कर सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार से इन्होंने कहा। आइए अब देखते हैं। प्रस्तुत की कि अशोक का धर्म उपासक बौद्ध धर्म है। उपासक यानी कि साधु नहीं, उपासक। उपासक बौद्ध धर्म यानी कि जो ग्रस्त अपनाते हैं, देखेंगे अभी, है ना। उनके अनुसार बौद्ध धर्म दो रूपों में था। पहला रूप मैंने समझाया कि एक भिक्षुओं का रूप, बौद्ध धर्म जो भिक्षा विक्षा मांगते हैं, जिनको हम साधु कह रहे हैं, जो धर्म दर्शन में रहते हैं, के लिए, जिसमें भिक्षु बौद्ध धर्म को दूसरा धर्म है, ये कहना चाह रहा है कि एक भिक्षुओं के लिए है जिसमें भिक्षु बौद्ध होते हैं, और दूसरा जो है वो ग्रस्तों के लिए है। अब अशोक भी जो ग्रस्त था, शादी ब्याह करते हैं, अपनी संतति आगे बढ़ाते हैं। दूसरा था उपासक के लिए। तो एक तो भिक्षुओं के लिए हुआ और एक उपासकों के लिए हुआ। क्योंकि अशोक ग्रस्त था, अतः उसके उपासक जो हैं वो बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी कि अशोक ने जो है उपासक बौद्ध धर्म को अपनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यवहारिकता के पक्ष के ऊपर 90% जनता तो यही है ना, तो यह है अशोक ने धम्म की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है उन्हें बौद्ध ग्रंथ के दीर्घ निकाय के क्या कहना चाह रहा है कि अशोक ने धम्म की जिन विशेषताओं का, राउलोवाद से तो परिभाषा ली, लेकिन जो सिंगलोवाद सूत्र से देखा जा सकता है कि इनकी जो विशेषताएं ली है धम्म की, जो मैंने आपको बताया था अभी कि पाप नहीं करना, दया का भाव रखना, वो लिया गया है सिंगालोवाद सूत्र से। तो परिभाषा तो दी बौद्ध ग्रंथ के राहुलोवाद सूत्र से, और जो विशेषताएं दी है
वो दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय से सिंगालोवा सूत्र से देखा जा सकता है, जो ग्रस्तों के लिए निर्देशित किया गया है कि आपको ऐसे ऐसे रहना है, सुबह ऐसे उठना है, नहाना धोना है, घूमना फिरना है, मंदिर जाना है, जो भी है ये सब बातें इसमें दी है। कारण अशोक ने धम्म पालन संबंधी जिन स्वर्गीय सुखों का उल्लेख किया उन्हें विमानवतु नामक पाली ग्रंथ में देखा गया। अब ये इतनी लंबी चौड़ी गहराई में आप जाने का प्रयास नहीं करें कि भाई इतनी सारी चीज़ें आपने कहाँ देखी होगी, लेकिन सर्वाधिक मत यही है कि जो डी.आर. भंडारकर महोदय उसने आपके एक पक्ष भिक्षु का बताया, एक पक्ष उपासक का बताया। अशोक उपासक था इसलिए उपासक की बातें उसने मानी, और यही चीज़ें हैं। विशेषताएं कहाँ से मिलती है, तो सिंगालोवा सूत्र से मिलती है। परिभाषा कहाँ से मिलती है, राहुलोवा सूत्र से मिलती है। दोनों ही जो हैं आपके दीर्घ निकाय सूत्र, बौद्ध ग्रंथ के दीर्घ निकाय सूत्र से लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब एक लाइन जो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने यहाँ जोड़ दी। संसार के इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं, संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है या अशोक इसलिए महान है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति, बहुत बड़ी लाइन है कि निरंतर मानव की नैतिक उन्नति, निरंतर मानव की नैतिक उन्नति मतलब निरंतर लगा रहा वो मानव की नैतिक उन्नति में। ठीक है, सिकंदर महान आया लेकिन सिकंदर ने अपने साम्राज्य को बनाया। सिकंदर ने ऐसा नहीं है कि इस प्रकार से कोई नैतिक उत्थान की बात की, उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, उसने अपनी समृद्धि को बढ़ाया, उसने अपनी संस्कृति को बढ़ाया, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो एक आक्रांता के रूप में, एक बहुत क्रूर शासक के रूप में सिकंदर को ही माना जाता है। पर यहाँ पर अशोक ऐसा नहीं था। हम कालांतर में देखते हैं कि हम जो अशोक की तुलना अकबर महान से भी करते हैं, उसके दिन इलाई से भी करते हैं, लेकिन इस तरह से कोई अभिलेख के प्रमाण हमें अकबर के नहीं मिलते। ठीक है कि अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, प्रचार प्रसार किया हो धर्म के मामले में, होगा कैसे नैतिक उत्थान? ऐसे ही होगा, धर्म प्रचार होगा, प्रसार होगा, लोगों के ऊपर कुछ निषेध लगाए जाएंगे, कुछ आज्ञाएं होंगी। इस प्रकार से हमें अशोक अकबर में देखने को नहीं मिलता। तो संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किए। जिन सिद्धांतों के पालन से नैतिक उत्थान संभव था, जिन सिद्धांतों के पालन से नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें धम्म कहा गया है। कि जिन सिद्धांतों के पालन से नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में धम्म कहा। अभी तो धम्म की आपने केवल परिभाषाएं देखी है, हल्की सी विशेषताएं देखी है, थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। देखिए ये कॉमन क्लासें हैं, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, RS वारस सब में ये कॉमन होगी, इसलिए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसमें रिकॉर्डेड तरीके से देख लें। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो हम अलग अलग स्पेसिफिक एग्जाम को देखते हुए ही कराएंगे। आगे देखिए दूसरे तथा 7वें अभिलेख में, अब जो दूसरा और 7वां अभिलेख है उसमें कहता है, अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि भाई थोड़ा सा पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी, बहुत सारा व्याख्यान तो हो ही गया। कि दूसरे और 7वें अभिलेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। दूसरे और 7वें अभिलेख में व्रत अभिलेखों में की है। दूसरे और 7वें अभिलेखों में धम्म की व्याख्या की इस प्रकार है कि साधुता को अपनाया जाए, बहुत से कल्याणकारी अच्छे काम किए जाएं, जैसे उसने रास्ते में दवाई बनवाने का काम किया, अस्पताल खुलवाए, नगर में जो सराय होते हैं उनको खुलवाया, कुओं को खुलवाया, बावड़ियों को खुदवाया, पशु पक्षी जीव दया के ऊपर काम किया, पाप रहित होने के ऊपर बल दिया, बोल चाल में और समाज में मृदुता स्थापित हो, दूसरे के प्रति व्यवहार में मधुरता हो, दया हो, दान हो, शुचिता हो, प्राणियों में वध ना करना, जीव हिंसा ना करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर करना, मित्र परिचित संबंधियों, ब्राह्मण तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता रखना। मित्रों के प्रति दान हो, परिचितों के प्रति दानशीलता रखे, दया रखे, संबंधी ब्राह्मणों के और श्रमणों के लिए प्रति दानशीलता रखे, उचित व्यवहार और दास तथा वृत्तियों यानी कि निम्न वर्ग के लोग होते हैं जो उनसे नीचे होते हैं, उचित व्यवहार रखें। दासों के प्रति उचित व्यवहार अच्छा रखने के लिए इसके अंदर बताया गया है। देखिए आगे, तो तीसरे शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह, मैं यहाँ पे बात कर दूं उस जमाने से ही सेविंग्स की परिपाटी जो है भारतवर्ष में रही है। तो तीसरे शिलालेख में अल्प व्यय और अल्प संग्रह के बारे में जो है वो धम्म में कहा गया है, यानी कि आप थोड़ा सा खर्चा कम करें और संग्रह भी कम करें, जितना आपको आवश्यक हो उतना ही ले रखें और बाकी समाज को दें। यहाँ पर एक तरीके से हम समझते हैं कि लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप समाज के लिए कुछ करिए। ठीक है, अशोक ने केवल अब यहाँ पर इतनी बात नहीं की भाई ये बातें की हैं, ये भी कहा है कि ये तो आपको करना ही है, लेकिन जो आपको नहीं करना है उसके बारे में बात की है। कि उसने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में या समाज के जीवन में बाधाएं कैसे उत्पन्न होती हैं,
उन बाधाओं को दूर किया जाए। तो बाधाएं कौन कौन सी हैं? वो ये हैं कि चंडता या निष्ठुरता, आदमी उग्र स्वभाव, पशु बलि कर रहा है, बहुत सारी बातें कर रहा है, निष्ठुर है, क्रोधी है, ईर्ष्या और पाप के लक्षण हैं, मान है, अति महत्वाकांक्षी है। महत्वाकांक्षा होना बुरा नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी है, पाप लिए हुए है, क्रोध है। इन सब बातों को दूर करने का उसने प्रयास किया है कि इन सब चीज़ों को छोड़िए, प्रत्येक व्यक्ति को इनसे बचना चाहिए। अशोक ने नित्य आत्म परीक्षण, यानी ये आत्म परीक्षण किया जाए। आदमी सुबह उठे, देखे कि कल मुझे अगर किसी जीव की हत्या हो गई है तो मुझे माफ़ी मांगनी है, या कोई बात हो गई है जो मैं अच्छा नहीं हूँ, किसी का हक या मैंने खा लिया है, या गलती से मैंने कोई गुनाह कर दिया है, भ्रष्टाचार है, कोई भी बात है, तो उसकी वो आत्म परीक्षण करे, माफ़ी मांगे। मनुष्य हमेशा अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों या कार्यों के लिए ही देखा जाता है, ये कभी नहीं देखता कि मैंने क्या पाप किया है। तो मतलब यही है कि उसको, मनुष्य को हमेशा ये लगा जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मैंने कोई पाप नहीं किया। लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए अच्छे काम किए तो ये लिस्ट देख लो, बुरे काम किए तो ये लिस्ट देख लो, आत्म परीक्षण कर लो और थोड़ा सा सहज हो, ये इसका जरूरी है। उसके बाद यह व्यक्ति को देखना चाहिए कि मनोवेग, चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, मान व्यक्ति को पाप की ओर ना ले जाए और उससे भ्रष्ट ना करे। मतलब वही फालतू की बातें हैं कुल मिला के। लेकिन अब करें क्या? इतिहास में ये एनसीईआरटी की पुस्तकों में या नई पुरानी पुस्तकों में मिलती हैं, पढ़नी पड़ती हैं, और कहानियाँ भी इस प्रकार से सुनानी पड़ती है। अब ये है अशोक के शिलालेख में उल्लेखित विषय। देखते हैं आज ये कितना हो पाता है। 1 घंटा की हो गई। चलिए कर देते हैं 10-15 मिनट में। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ये। मैं समझता हूँ कि अब ये लगभग दिख गया होगा। कोई बात नहीं है, फिर भी बोल बोल के अच्छे से बताएंगे, और मैं समझता हूँ दिख गया तो होगा। तो ये 14 शिलालेख है। वृहत शिलालेख जो 8 जगह थे उसमें 14 बातें लिखी हुई थी। अब हम उस पे आ रहे हैं। ये लघु शिलालेख नहीं है, ठीक है। धम्म की चर्चा बार बार की गई थी, इसलिए धम्म को आपको समझाने का प्रयास इसमें कर दिया गया है। केस जो है, इनमें से सवाल परीक्षा में आता है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा। आर एस प्री में, सब में, छोटी मोटी परीक्षाओं में, सब जगह देखा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। हम तसल्ली से इसको पढ़ते हैं और व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अशोक अपने पहले शिलालेख में कहता है कि समाज में उत्सव निषेध हों। अब उत्सव किस प्रकार के? अब देखो, बातें करेंगे जब जाके समझ में बैठेगा। क्लासें लंबी होंगी तो होंगी, उससे हमें चिंता नहीं है। तो समाज में उत्सव का निषेध, क्योंकि वो देखता है समाज में आप अपना कोई भी जीत या एक छोटी मोटी जीत तो भी उत्सव, फिर अपना कोई जो जन्म का उत्सव हो वो भी उत्सव होते थे। और हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि शोक के भी उत्सव देखे गए हैं। तो कई प्रकार के उत्सव होते थे, लोग इकट्ठा हुआ करते थे, मांस का, मदिरा का पान किया करते थे, और राज्य में जो भी प्रकार की जो चीज़ें हैं विपरीत परिस्थितियों की, वो वहाँ पर हो। तो इस प्रकार की बातों को रोकने के लिए प्रथम शिलालेख में ये निर्देश दिया गया है, या आदेश दिया गया है, ये सलाह दी गई है कि समाज में उत्सवों का निषेध किया जाए। ठीक है, तो ठीक है, कर देंगे। कहा है, हर जगह लगाया है, शिलालेखों में लगाया है, स्तंभ लेखों में लगाया है, गुहा लेखों में लगाया है। तो पहले शिलालेख में मिलता है कि समाज में उत्सव निषेध हो। मैंने उसका कारण बता दिया आपको। उसके बाद ये कहता है कि जीव हत्या पर रोक की गई। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा? कि भाई पहले अभिलेख में मिलेगा कि भाई जीव हत्या पे रोक लगाई, क्योंकि जीव दया की भावना उत्पन्न करनी है समाज में रह रहे, उस समय के समाज में रह रहे लोगों में। तो वो अपने कहता है कि अब 2 मोर और 1 मृग मारे जाते हैं। ये बात भी प्रथम शिलालेख में लिखी गई है। और उसके बाद जो प्रजा को अपनी संतान कहने की बात जो है, कि प्रजा जो है डरे नहीं, वो मेरी संतान है, मैं उनका पिता हूँ। और जो भी उन्हें बात कहनी है वो अपने पिता से, जिस प्रकार से एक पुत्र और पुत्री जो अपने पिता से बिल्कुल सरल स्वभाव से अपनी बात कहते हैं और पिता उनकी बात को मानता है, इस प्रकार से मैं अपनी जो बात है, अपनी जो प्रजा है, उसे मैं जो है अपनी संतान मानता हूँ। ये प्रथम शिलालेख में मिलती है। तो जीव हत्या की बात प्रथम शिलालेख में है। उत्सवों के ऊपर जो निषेध है, समाज में उत्सव, उनके निषेध भी पहली में है। और प्रजा को अपनी संतान कहना भी पहले अभिलेख में कहा गया है। ये ऐसे ही चलेगा धीरे धीरे। दूसरे अभिलेख में, कि भाई दूसरा अभिलेख है, द्वितीय अभिलेख में सवाल आते हैं यार, कौन बोलता है टीचर इतनी बार बार? मैं देखता हूँ यूट्यूब वगैरह पे भी कोई नहीं बोलता है। हम बोल रहे हैं, आप समझिए, सुनिए, याद होगा आपको, ये मेरी गारंटी। आप सुनिए तो सही।
पशु एवं मानव चिकित्सा पर बल, यहाँ पर बलि की बात कर दी, भाई बलि नहीं होगी, लेकिन अगर इनको जो बेजान जो है जो जंतु हैं, जीव जंतु है, पशु है, पक्षी है, ये जो सब चीज़ें हैं, पशु पे और मानव की चिकित्सा पर बल देने का प्रयास किए, यानी कि मेडिकल साइंस के ऊपर बात करने की बात है कि पशुओं को भी चिकित्सा की आवश्यकता होती है, मनुष्य की भी होती है। तो दूसरे अभिलेख में लिखा गया है कि पशु और मानव चिकित्सा पर बल दिया गया है। यहाँ पर फ्री के अंदर औषधालय यानी कि डिस्पेंसरी वगैरह, औषधालय वगैरह खुलाए गए हैं। लोक कल्याणकारी जो कार्य है वो कहाँ पर लिखा गया है कि आपके द्वितीय शिलालेख में लिखा गया है कि जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, जैसे कि तालाब को खुदवाना है, राजमार्ग बनवाने हैं, ये आदि बातें दूसरे शिलालेख में मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद जो है पशु एवं मानव चिकित्सा पर बल दूसरे में, मुफ्त औषधालय खुलवाना दूसरे शिलालेख में, लोक कल्याणकारी कार्य करना, तालाब खुदवाना, राजमार्ग बनवाना, और जो आसपास के जो आपके राज्य हैं उनके ऊपर भी इन्होंने प्रचार प्रसार का काम किया, आदि पे चर्चा की गई है। तो चेर है, चोल है, पांडे है, सतयुपुत्र है, ताम्रपर्णी श्रीलंका है, और यवनराज में जो आदि धर्म को फैलाने का काम है वो देखने को हमें मिलता है। तो प्रत्यंत राज्य दूसरे अभिलेख में है, जिसमें केरल के चेर है, चोल है, पांडे है, सतयुपुत्र है, ताम्रपर्णी है, यवनराज है। यवनराज, ताम्रपर्णी, सतयुपुत्र, पांडे, चोल और चेल जो है, चेर जो है वो द्वितीय शिलालेख में प्रचार प्रसार की बात इसमें मिलती है। पड़ोसी राज्यों में प्रचार प्रसार कैसे किया उसकी बात दूसरे शिलालेख में मिलती है। तालाब खुदवाना, राजमार्ग बनवाना, मुफ्त की फ्री मेडिसिन और पशु मानव जो उसका कल्याण हो और उसकी चिकित्सा पर बल है। तृतीय शिलालेख में कहता है, तीसरे शिलालेख में कहता है कि राज्य अभिषेक के 13वें वर्ष से, जब राजा बना उसके 13वें वर्ष से राज्यों प्रदेशों और युक्तों की नियुक्ति की गई है कि 13वें वर्ष से जब वो राजा बना उसके 13वें वर्ष से राज्यों प्रदेशों और युक्तों की नियुक्ति की गई है। यानी कि यहाँ पर राज्य क्या थे, यानी न्याय करने का काम करते थे। तो ये सब चीज़ों को देखा गया है। महामात्रों और पदाधिकारियों को प्रति 5वें वर्ष महामात्रों की नियुक्ति क्यों गई थी, तो इसलिए ताकि प्रचार प्रसार कर सके, समाजों में रह रहे सब प्रकार के संप्रदाय जो हैं उनके मध्य समन्वय का स्थापना कर सके, इसलिए महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। हर 5 वर्ष में वो अपने राज्य में जाएंगे और बाकी जो 3 वर्ष में उज्जैन में और अवंती में शायद जाने का 3 वर्ष में उल्लेख मिलता है। तो तीसरे शिलालेख में तीसरे शिलालेख में महामात्रों और पदाधिकारियों की 5वें वर्ष दौरा करने के लिए तीसरे में कहा गया है। राज्य के लिए 13वें शिलालेख में कहा गया है। 13वें वर्ष से जो अभिषेक हुआ था उसके 13वें वर्ष के बाद में राज्यों को प्रदेशों और युक्तों के बारे में कहा गया है। अब प्रचार प्रसार का काम हो गया, समन्वय का काम हो गया, न्याय करने का काम हो गया, दवाएं गुड़ाएं दे दी और जीव हत्या पर रोक लगा दी, समाज में उत्सव उत्सव थोड़े से बैन बैन कर दिए। अब आ जाओ आगे भाई, मोटे मोटे काम तो पहले दूसरे तीसरे में आ गए ना, अब आगे देखते हैं चौथा। अब चौथे देखते हैं, ये क्रम से पढ़ोगे तो अपना आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है। चौथा कहता है कि युद्ध में कमी करनी है। जो हम देखते हैं कलिंग युद्ध के बाद में कोई भी युद्ध इनके द्वारा लड़ा नहीं गया। कलिंग युद्ध के बाद कोई भी युद्ध इनके द्वारा लड़ाई नहीं गया। तो युद्ध में कमी करना का प्रयास भेरी घोष से धम्म घोष में बदलने की चर्चा चौथे में है, यानी युद्धों को कम किया गया, युद्धों को कम किया गया। ऊपर कल्याणकारी कार्य देख लिए। अब धीरे धीरे युद्धों की स्थिति को कम किया गया, भेरी घोष से धम्म घोष की नीति में अपने कार्यों को अशोक ने बदला। विमान है, हस्ती है, अग्नि है और स्कंद है, यानी कि विमान इस प्रकार के, वही अपन चीज वीज निकलती है जयपुर में या बड़े बड़े आपके मेले वगैरह में, वो निकलते क्या झांकियाँ वगैरह। तो यहाँ पर झांकियों का ये था कि व्यक्तियों को इस प्रकार से स्वर्ग का दर्शन कराया जाए, इस प्रकार के उत्सव बनाया जाए जिसमें फूहड़ता नहीं हो, मांस मदिरा पान सेवन नहीं हो, भोग विलास नहीं हो, इस प्रकार की बातें नहीं हो। इसलिए प्रचार प्रसार किया गया। विमान का, हस्ती का, अग्नि का, स्कंद का, दिव्य रूपों का दर्शन कराया जाता था, जिसके ब्राह्मणों श्रमणों का आदर हो। बातें क्या बता सकते थे कि भाई ब्राह्मणों का आदर हो, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, हिंसा का त्याग करें। इस प्रकार से चतुर्थ शिलालेख ये कहता है कि भाई यही लोक से परलोक में जाने के जो रास्ते हैं उसमें आपको चीज़ें इस प्रकार से दिखाने का जो प्रयास किया गया है वो चौथे शिलालेख में है। भेरी घोष से धम्म घोष, यानी युद्धों को हटाओ, युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। मेले उत्सव इस प्रकार से आयोजित होंगे जिसमें समाज का नैतिक उत्थान हो, नैतिक पतन जो हो रहा है वो नैतिक उत्थान में बदले। इस प्रकार से विमान, हस्ती, अग्नि और स्कंद को दिखाया गया है, और हिंसा, ये सब बातें हैं। 5वां शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के आदेश अपने 13वें वर्ष से किए। मैंने बताया आपको 13वें वर्ष से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, जो धर्म का ही प्रचार करेंगे। धर्म का ही प्रचार करेंगे तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति के आदेश जो हैं वो 13वें
वर्ष से दिए गए, ये 5वां जो शिलालेख है ये बताता है। फिर मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, भाई मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, पुरुषों की स्थिति कैसी थी, अ, समाज में व्यापार वाणिज्य कैसा था, वर्ण आश्रम किस प्रकार से काम करते थे। तो मौर्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख और कल्याणकारी कार्य करने पर चीज़ों का बल 5वें शिलालेख में हमें मिलता है। तो मौर्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, कल्याणकारी, इनकी आप चिंता मत कीजिए, हम जो इतना डिटेल पढ़ा रहे हैं ना, वो हम आपको 2 घंटे की क्लास में इसको पूरे मौर्य वंश को शॉर्ट करके ऐसा समझाएंगे कि आपको ये सब चीज़ें, अब इसमें से मैं कर क्या रहा हूँ, आप देखिए, गोले तो लगा रहा हूँ, ये गोले लगाते हैं, इसी को शॉर्ट निकाल देते हैं, कर देंगे, उसकी चिंता मत करिए, आप पढ़िए, थोड़ा विस्तृत तरीके से पढ़िए। मौर्यकालीन समाज का वर्णन 5वें शिलालेख में मिलता है। मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था का विवरण और कल्याणकारी कार्य पर बल 5वें शिलालेख में मिलता है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो है वो 5वें शिलालेख में है। छठे शिलालेख में प्रतिवेदक गुप्तचर, अब यहाँ पर गुप्तचर की बात करना, जिसे महामात्य आसर्प कहते हैं, जिसे महामात्य आसर्प कहते हैं। देखिए, कई सरकारें आती हैं लेकिन उन्हें जनता की समस्याओं के बारे में पता नहीं होता। आसपास के जो लोग होते हैं, देखा गया है कि आसपास जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं उनका मालूम नहीं होता। लेकिन अशोक के समय, मैं बता रहा हूँ आपको, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक ने अपना जो गुप्तचर सिस्टम है उसको दुरुस्त रखा। कहता है यहाँ पर कि मैं चाहे विहार में हूँ, चैत्य में हूँ, या अपने घर में हूँ, या अपनी धर्म पत्नी के साथ में हूँ, कोई भी जो आपके गुप्तचर है वो मुझे प्रजा के कल्याण के लिए कभी भी किसी भी समय याद कर सकता है। इसलिए प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्ट करने वाला गुप्तचर मुझसे प्रजाहित में आकर कहीं भी मिल सकता है, किसी भी समय मिल सकता है। ये बात आपके छठा जो है शिलालेख में देखने को मिलती है। उसके बाद देखने को मिलता है सर्वलोकहित से बढ़कर कोई अच्छा कार्य नहीं है, तो सर्वलोकहित की बात करता है यहाँ पर छठे के अंदर। और आपके यहाँ पर जो गुप्तचर है उस व्यवस्था के बारे में बात करता है। 7वां शिलालेख धार्मिक संस्थानों की चर्चा करता है कि भाई बौद्धों के धार्मिक संस्थान कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, हिंदुओं के कैसे होंगे, ब्राह्मणों के कैसे होंगे, उसके बाद आजीवक संप्रदाय के कैसे होंगे, जैनों के किस प्रकार से होंगे। तो ये धार्मिक संस्थानों की चर्चा करता है। साथ ही साथ धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है कि सभी धर्मों को सम नज़र से देखना है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब समान दृष्टि के हैं, सब आपस में अपनी बात को मानते मनवाते हुए आगे पीछे रहते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं। तो ये धार्मिक सहिष्णुता की बात 7वें शिलालेख में कही गई है। धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की बात 7वें शिलालेख में कही गई है। धार्मिक सहिष्णुता और उदारता की बात 7वें शिलालेख में कही गई है। अब हम बात करेंगे 8वें शिलालेख की। 8वें शिलालेख में अशोक ने अपनी यात्राओं के बारे में कहा गया है। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं, ये सब प्रचार के लिए तो कर रहा है ना, तो अब खुद भी ये कई जगहों पे जाता है। अब जहाँ जाता है वो चर्चा उस अभिलेख में 8वें स्थान पे करता है। धार्मिक यात्राएं क्यों की जा रही है? ताकि धम्म का प्रचार हो, धम्म का प्रचार हो। क्यों, क्या करना है कि नैतिक उत्थान करना है प्रजाओं का। सारे काम कर दिए इसने अब तक, तो क्रमवार क्रम देखेंगे तो क्रम चलता हुआ आ रहा है। तो ये धार्मिक यात्राओं की चर्चा करता है। अभिषेक के 10वें वर्ष वो बोध गया गया। प्रश्न आते हैं, अभिषेक के 10वें वर्ष वो बोध गया गया। 12वें वर्ष वो निगलिया सागर यानी नेपाल गया। उसके बाद 12वें वर्ष निगाली सागर गया। 10वें वर्ष बोध गया गया। और 20वें वर्ष वो रुमनदेई में गया। क्यों गया? प्रचार प्रसार करने के लिए गया, ताकि धम्म का प्रचार हो। 10वें में बोध गया गया। कहाँ लिखा हुआ है? 8वें शिलालेख में। धार्मिक यात्राओं की बात 8वें शिलालेख के अंदर। 12वें वर्ष में वो निगली सागर गया और 20वें वर्ष में वो रुमनदेई गया। देखिए, बोलते बोलते थोड़ा तेज भी बोलना पड़ता है, क्लासें लेनी होती है, इसलिए रिपीट करते हुए हम 3-4 बार बोलते हैं, तो आप इसको देखने का प्रयास करें। 9वें शिलालेख में जन उत्सव त्यौहार नहीं मनाने के निर्देश दिए, यानी कि आप ऐसे उत्सवों को त्याग कीजिए जिसमें समाज में उच्चता का और निम्नता का भाव होता हो, तो इस तरह के उत्सव नहीं बनाएं। यानी कि जन उत्सव या त्यौहार मनाने की बात नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं, और इसके स्थान पर धम्म मंगल की बात कीजिए। भाई, जन उत्सव ना बनाकर आप धम्म मंगल, कि धर्म का किस प्रकार से मंगल हो, धम्म मंगल उत्सव किस प्रकार से बनाए जाएं, इस प्रकार से चर्चा 9वें में की है कि जन उत्सव के स्थान पर, जन त्योहारों के स्थान पर धम्म मंगल की कामना की जाए, धम्म मंगल को बनाया जाए, वो वाली बात है। अब ये 90 में थी कि उत्सव नहीं मनाकर धम्म मंगल बनाया जाए। 10वां शिलालेख यश कीर्ति और युद्ध विजय की कामना ना करके, मतलब आपने जो यश प्राप्त किया है, आपने जो साम्राज्य प्राप्त किया है, आपने जो राज्य प्राप्त किया है, आपने मकान जमीन प्राप्त की है, उसकी आप कीर्ति, वही आज देखे जो दिखा हुआ है, फॉर्चुनर लेके घूमना,
स्कॉर्पियो लेके घूमना, पजेरो वजेरो, अब तो इससे ऊपर बढ़ चुके हैं, लंबरगिनी वंबरगिनी और रोल्स रॉयल की बातें होने लग गई है। ठीक है, तो ये यश कीर्ति और युद्ध विजय की कामना ना कर कर केवल धर्म धर्म कीर्ति या धम्म कीर्ति की बात करें, तो धम्म कीर्ति की बात जो है वो 10वें शिलालेख में है। आपकी यश कीर्ति की बात नहीं कीजिए, युद्ध कीर्ति की आप बात नहीं करें, धम्म कीर्ति की आप बात करें। उसके बाद 11वें में है धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन, धम्मदान का उल्लेख। तो देखिए इसमें क्या है, थोड़ा जटिलता लिए हुए है ये, इसलिए परीक्षा में सवाल आता है। जब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताएंगे उस टाइम पे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, इसके की पॉइंट उठा ली जाएंगे, एक एक पेज में आ जाएगा ये पूरा, सामने आपकी आंखों में रहेगा। शॉर्ट करेंगे जब अपना निकल जाएगा, पर पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अभी 11वें शिलालेख में कहता है कि भाई धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन, कि भाई धम्म की विजय आप अगर करोगे तो उससे आपको क्या क्या मिलेगा, सारे भाई आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उस टाइम पे चलन जो था ना, उस स्वर्ग में जाने का था, मोक्ष प्राप्त करने का नहीं था। मोक्ष प्राप्त करने का काम तो केवल साधुओं का, भिक्षुओं का, इनका था। तो आम जनता क्या समझे, तो देखिए कितनी टेक्निकल तरीके से बात समझिए कि भाई तुम्हें मोक्ष वोक्ष प्राप्त नहीं करना, मतलब प्रजा को सिस्टमेटिक लाने के लिए उसने ये दिखाया कि आपको स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाओगे तो आपको ये। और आज हम कोई भी व्यक्ति हमारे बीच में से चला जाता है तो हम स्वर्गीय श्रीमान, स्वर्गीय लिखते हैं। तो देखिए आज भी प्रभाव है कि भाई स्वर्ग में गए हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मोक्ष गए हैं, समझ रहे हैं। तो स्वर्गीय श्री, स्वर्गीय ये है ना। तो उस समय अशोक ने इस बात को समझा, तो इहलोक से परलोक जाने की बात की, परलोक में आपने स्वर्ग की बात करी, तो स्वर्ग की बात इसमें दिखती है। धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया, धम्म का उल्लेख किया गया, यहाँ पर धम्मदान का उल्लेख किया गया। 12वें में आप देखते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति, यहाँ पे देखना, देखो धार्मिक इसलिए लाल किया हुआ है, धार्मिक संस्थानों में जाना, धार्मिक सहिष्णुता की जो चर्चा और उल्लेख है वो 7वें में है। प्रश्न अगर चर्चा और उल्लेख का आएगा तो आप 7वें बताएंगे, लेकिन जो 12वें में नीति, अब देखो ये एक साथ नहीं लिखे गए हैं, धीरे धीरे लिखे गए, कुछ समय में लिखे गए, तो इनमें सुधार होता गया। पहला में जो चीज़ें लिखी वो दूसरे में सुधारी, तीसरे में सुधारी, चौथे में सुधारी, तो ऐसे ये चल रहा है। तो केवल पूछे कि जो धार्मिक सहिष्णुता की जो उल्लेख है वो 7वें में है, और धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है वो 12वें में है। सभी धर्मों के प्रति उदारता का बल दिया। यहाँ तक 12वां शिलालेख हो चुका है। आप मेरे रिकॉर्ड बोलने के तरीकों को आप दोबारा रिपीट देखेंगे, मैं समझता हूँ एक दो बार देखने के आपको ये याद हो जाएगा। अब 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध का वर्णन इसमें मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के 8वें वर्ष के बाद 9वें वर्ष में, 8वें वर्ष के बाद अभिषेक के, अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष से 9वें वर्ष के बाद, 8वें वर्ष के बाद और 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में युद्ध के उपरांत हृदय विदारक घटनाओं का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। ये बात है। अब 13वें शिलालेख में भी 5 विदेशी राज्यों का वर्णन मिलता है, 5 विदेशी राज्यों का वर्णन मिलता है, और इन 5 विदेशी राज्यों को भी यहाँ पर प्रचार के लिए अशोक ने यहाँ पर अपने प्रचारक भेजे थे, और ये परीक्षा में सवाल आते हैं मिलान कराने वाले, इसलिए हमें देखना पड़ेगा। मिस्र का शासक, ये जो मिस्र है उसका शासक तुर्मे टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस था। मिस्र का शासक तुर्मई टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस था। अशोक के समय की बात है ये, कि मिस्र का शासक तुर्मे टोलमी फिलाडेल्फस था, तुर्मे टोलमी सेकंड फिलाडेल्फस था। मिस्र का शासक तुर्मे टोलमी फिलाडेल्फस था, मिस्र का शासक तुर्मे टोलमी फिलाडेल्फस था। सीरिया का शासक अंतियोक एंटियोकस सेकंड था। सीरियाई का शासक या सीरिया का शासक, जो सीरिया है उसका शासक अंतियोक या एंटियोकस सेकंड था। सीरिया का शासक एंटियोकस सेकंड या अंतियोक था, यानी कि सीरिया का जो शासक है वो अंतियोक या एंटियोकस था। और मकदूनिया का शासक एंटीगोनस गोनाटस। मकदूनिया नाम है साहब, करें क्या, मकदूनिया का शासक एंटीगोनस गोनाटस या अंत्यकिन, यानी कि मकदूनिया का शासक जो था वो अंत्यकिन था, मकदूनिया का शासक अंत्यकिन था, एंटीगोनस गोनाटस था। मकदूनिया का शासक अंत्यकिन था, एंटीगोनस गोनाटस था। उसके बाद एपीरस का शासक एलेक्जेंडर या अलेक्सुंदर था। एपीरस का शासक एलेक्जेंडर या अलेक्सुंदर था। एपीरस का शासक एलेक्जेंडर अलेक्सुंदर था। एलेक्जेंडर और अलेक्सुंदर एपीरस का शासक था। साइरिन का शासक मगध था। साइरिन का शासक मगध था। 14वें शिलालेख में मुझसे यदि कोई गलती होती है
तो उस गलती के लिए अशोक जो है वो अपने प्रजा से थोड़ी क्षमा याचना करता है कि मैंने इतने सारों को लिखा है, बहुत सारी बातें मैं इसमें लिख नहीं पाया, कोई बात भूल गया हूँ, कोई गलती से कोई बात कह दी हो तो 14वें में क्षमा का वर्णन है, मुझसे जो गलती हुई उसे क्षमा करें। और अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, 14वें शिलालेख में है। अब थोड़ा सा क्लासेस लंबी हो चुकी हैं और आगे की जो क्लासेस है वो हम शायद कल ही अपलोड करेंगे दूसरी, और उसमें हम देखेंगे स्तंभ लेख। हमने यहाँ तक जो पढ़ा वो मैं एक बार बताना चाहता हूँ आपको कि एंड में हम चल कहाँ रहे हैं। बातें लंबी चौड़ी हैं पर करें क्या। हमने पढ़े हैं अशोक के शिलालेख, देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम्म हम कहानी पढ़ रहे हैं, बहुत सारा अशोक की चीज़ें तो हमने इसी में पढ़ दी, कल्चर में ही, मतलब इस तरीके से। तो देखिए, अशोक के अभिलेख, पहला अभिलेख शिलालेख के बारे में जानकारी दे दी, शिलालेख में वृद्ध शिलालेख के बारे में जानकारी दे दी, लघु शिलालेख के बारे में आपको आज जानकारी दे दी है, और इसी में हमने अशोक के धम्म को भी पढ़ लिया है। सवाल आते हैं इसलिए अशोक के धम्म को भी पढ़ लिया है, बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब हम कल पढ़ेंगे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख ये आपके ये शिलालेख जहाँ पर पत्थर थे, बड़े और छोटे जो भी हैं, जैसे भी हैं, 8 प्रकार के शिलालेख वृद्ध हैं, और शेष जो हैं वो आपके शिलालेख जो हैं, वृद्ध शिलालेख में जो 14 बातें लिखी गई हैं वो हमने आपको एज इट इज बता दी है। लघु शिलालेख में जो है हम उन बातों को करने का यहाँ विद्यार्थी के पक्ष में कोई ज़रूरत नहीं है। वृद्ध स्तंभ लेख और लघु शिलालेख हमारा जो टॉपिक है, ये वृद्ध स्तंभ लेख जहाँ पर मैदानी क्षेत्र था वहाँ लगाया गया। तो अब ये आगे हम देखेंगे, अगली जो कक्षाओं में हमारी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं कि कितनी है। हम्म, ये आपने अशोक का भी लेख के सारे विषय पढ़ दिए आप। अब हम स्तंभ लेख देखेंगे, आगे कोई इतना विशेष नहीं है, स्तंभ लेख भी बड़े हैं, वृद्ध स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वृद्ध स्तंभ लेख 7 हैं, जिसमें दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, कौशंबी, लोरैया नंदनगढ़, लोरैया राज, रामपुरवा स्तंभ लेख, और ये निगली सागर, कौशंबी, रुमंदी, और उसके बाद में ये गुहा लेख है, ये भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम में आपको आनंद आने वाला है ही। तो मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र कुमार आपको निवेदन करता हूँ कि इसे थोड़ा प्रचारित कीजिए, बढ़ाइए, बहुत सारे ऑनलाइन चैनल चल रहे हैं, हम भी इसी धारा के साथ आपके यहाँ पर शुरू होते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद, धन्यवाद।